सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके सीटेट एग्जाम 2015 के पेपर का सोल्यूशन लेकर के आए हैं और इस पेपर में हम आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन के सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। और दोस्तों, ये जो पेपर है आपका, ये फरवरी 2015 का पेपर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 61 से यहाँ पर पर्यावरण दिया हुआ, बाकी के सारे पार्ट हमने सॉल्व करवा दिए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि क्लास 1 और क्लास 2 में इन्वायरमेंट की कोई अलग सी बुक नहीं है, पर्यावरण की कोई अलग सी बुक नहीं है पाठ्यक्रम में। तो यहाँ पर एनसीएफ 2005 के अनुसार भी 1 और 2 में किताब रखने की बात नहीं की गई है, पुस्तकों के रखने की बात नहीं की गई क्लास 1 और 2 में। तो इसका कारण क्या है? पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना या पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार क्लास 1 और 2 में पर्यावरण की किताबें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, यानी कि बच्चों का जो बेस है हम तैयार करते हैं। जब क्लास 1 और 2 में बच्चे होते हैं तो क्लास 1 और 2 के बच्चों को हम इन्वायरमेंट की जो क्लास है वो हिंदी की क्लास यानी कि भाषा की क्लास और मैथ की क्लास में ही बच्चों को हम पर्यावरण की शिक्षा देते हैं। इन्हीं दोनों सब्जेक्ट के माध्यम से ही बच्चों को हम पर्यावरण के बारे में उसके संदर्भ के बारे में बताते हैं। टू प्रोवाइड कॉन्टेक्सुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। तो बच्चों का जो संदर्भ है वो धीरे धीरे मजबूत हो जाता है, क्लास 1 और 2 से ही मजबूत होता है, क्योंकि लगातार यहाँ पर हम बच्चों को क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में भाषा और गणित के बारे में गणित के माध्यम से जानकारी देते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि क्लास 1 और 2 के बच्चे पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। और ये भी कहीं नहीं कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन केवल क्लास 3 से ऊपर के बच्चे ही पढ़ेंगे। और यहाँ पाठ्यक्रम के भार को कम करने की बात भी नहीं हुई है इसमें, तो इसलिए ऑप्शन 3 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? तो एक टीचर है, वो उन्हें क्या पढ़ाना, चूंकि हमारे देश में इतने सारे राज्य हैं और सभी के सभी राज्यों की जो राजधानियां हैं या जो अलग अलग जगह हैं, वहां पर खाना लोग क्या खाते हैं, अलग अलग खाते हैं। आपको पता है, कहीं पे लोग रोटी ज्यादा खाते हैं, कहीं पे लोग कहीं पे पूरा दाल चावल रोटी सब्जी पूरा खाते हैं, कहीं पे डोसा खाते हैं, कहीं पे इडली खाते हैं, कहीं पे लोगों के जो खाने हैं या फिर ये कहीं भोजन है वो अलग अलग, कहीं लोग मछली चावल खाते हैं तो कहीं पर लोग अंडे ज्यादा खाते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अपने पूरे देश में अलग अलग ऐसे लोगों की संस्कृतियां हैं, जहां पर जो चीजें पाई जाती हैं वही चीज वहां के लोग खाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इस विषय को पढ़ाने के लिए, यानी कि भोजन की जो विविधताएं हैं, हमारे देश में सांस्कृतिक विविधताएं हैं भोजन की, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के भोजन बनते हैं, तो इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या हो सकती है? अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। विद्यार्थियों से पूछे कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें या विभिन्न प्रकार की खाने की चीजों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट या परियोजना दें और बच्चे उस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो उसमें वो देखेंगे कि कहाँ किस राज्य में क्या चीज लोगों को पसंद है या वहाँ के लोग ज्यादातर क्या खाते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों से क्या बनवाएंगे, हम प्रोजेक्ट बनवाएंगे। तो गिव अ प्रोजेक्ट टू स्टूडेंट्स अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टेकन बाय द पीपल ऑफ वेरियस स्टेट्स इन अवर कंट्री। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में यानी कि प्राइमरी क्लासेस जो होती हैं उसमें पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। मूर्त से अमूर्त की ओर का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है कि जो चीजें हमारे सामने, जिनको हम देख सकते हैं वो मूर्त है और जिनको हम नहीं देख सकते वो अमूर्त है। तो मूर्त यानी कि जो चीजें पहले क्लास में मौजूद है उनके बारे में टीचर बताएंगे, फिर उसके बाद जो क्लास में नहीं है, क्लास में क्या क्या चीजें हैं, बच्चों को चौक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, किताब है, ये सब बच्चे देख रहे हैं। लेकिन अब क्लास के रूम में कोई
पेड़ तो नहीं ला करके हम खड़ा कर सकते, कोई बहुत बड़ा पेड़ है, छोटा पेड़ गमले में ला सकते हैं, बड़ा नहीं ला सकते। या जो क्लास के बाहर सड़क रोड चल रही है उसको तो हम क्लास में नहीं ला सकते, या गाड़ी घोड़े जो है गाड़ियों को भी हम नहीं ला सकते क्लास में। तो इस तरीके से यहाँ पर जो चीजें हम क्लास में नहीं ला सकते, लेकिन हम उनके बारे में, बच्चों को पहले जो चीजें क्लास में है उसके बारे में बता रहे हैं, उसके बाद जो क्लास में नहीं है उनके बारे में, यानी कि जो उनके विद्यालयी जीवन से बाहर की चीजें, जो किताब से बाहर की चीजें, जो उनकी बाहरी दुनिया है उसके बारे में भी अगर हम जानकारी दे रहे हैं, तो ये क्या हो गई, मूर्त से अमूर्त की ओर। जो चीजें उनको पहले पता है वो मूर्त है, और जिनको वो देख नहीं रहे हैं फिर भी उनके बारे में हम उनको बता रहे हैं तो वो अमूर्त हो गया। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों को पढ़ाने का, क्योंकि इसमें बच्चे पहले अपने आसपास की चीजों को जो देखते हैं उसके बारे में सीखते हैं, फिर जो नहीं देखते हैं उसके बारे में भी वो सीखते हैं। फिर सरल से कठिन, इसका उपयोग तो हम करते हैं, पहले बच्चों को आसान चीजें पढ़ाते हैं फिर कठिन। स्थानीय से वैश्विक, तो ये भी सही है, धीरे धीरे स्थानीय से क्या होता है, पूरे विश्व में वो चीजें, कोई भी चीज वो फैलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर छोटे स्तर पर हम कोई चीज शुरू करते, जैसे किसी ने कोई छोटे स्तर पर बिजनेस शुरू किया, किसी ने अचार ही बनाना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे जो उसका अचार का ब्रांड है वो फेमस हो गया। जैसे कि किसी मसाले की अगर हम बात करें, तो इस तरीके से ऐसे ही क्या होता है, चीजें धीरे धीरे क्या होती हैं, स्थानीय स्तर से ही पूरे ग्लोबल लेवल पर, यानी कि विश्व लेवल पर पहुंच जाती हैं, या ग्लोबल लेवल पर पहुंच जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी जो है अमूर्त से मूर्त, इसको छोड़ करके, तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों, इसको छोड़ करके बाकी सबके सब क्या है, ये सब पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए सामान्य उपागम है। इन सभी विधियों के माध्यम से हम बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा देते हैं। अमूर्त से मूर्त के बारे में अगर हम प्राथमिक कक्षाओं में, कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों को बताएंगे या 4, 5 के बच्चों को बताएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। यहाँ पर देखिए ये तालिका दी हुई है, इसका यहाँ पर हमें अध्ययन करना है। तो जून 2007 और दिसंबर 2014, 2007 और 2014 का यहाँ पर डाटा दिया हुआ है पेट्रोल का, लीटर में दिया हुआ है। तो पेट्रोल 2007 में 47 रुपया 74 पैसा था, और दिसंबर 2014 में 61 रुपया 33 पैसा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए जो डीजल है वो 35 रुपया 21 पैसा था 2007 में, 2014 में 50 रुपया 51 पैसा हो गया। तो इसको देख करके आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर 2007 में 47 रुपया 74 पैसा पेट्रोल था, और 2014 में आप देखोगे जो पेट्रोल है, जो डीजल है उसका रेट 50 रुपया 51 पैसा हुआ है। तो यहाँ पर लगभग लगभग पेट्रोल का जो दाम था 2007 में, वो 2014 में डीजल के बराबर हो गया। तो इनको देख करके यहाँ पर देखिए, इसका अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में यह लिखा, पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। पेट्रोल जो है वो डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। तो आप देख सकते हो पेट्रोल का डीजल जो 2007 में ही डीजल से क्या है, महंगा है। डीजल 35 रुपया 21 पैसा है और पेट्रोल 47 रुपया 74 पैसा है। फिर है पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। फिर है डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है, ये तो सही है। डीजल क्या है, सस्ता है, इसीलिए जो सार्वजनिक परिवहन है वो इस पर चलता है। इसके अलावा डीजल सस्ता ईंधन है इसलिए लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए, ये भी सही है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हो सी और डी, डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है, और डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। तो सी और डी जो है ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उनके जो विद्यार्थी हैं वो आसपास के पौधों का अवलोकन करें, जो भी आसपास के पेड़ पौधे हैं बच्चे उनको देखें, उसका अवलोकन करें, तथा सार्थक अधिगम सीखने के लिए यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग के लिए उससे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो टीचर है उन्हें क्या करना चाहिए बच्चों को इनकरेज करने के लिए, तो समझाना चाहिए कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, अधिकतम पौधों के नाम लिखना, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना, या समझना कि पौधे ही सजीव होते हैं। तो ऑब्जर्विंग द डिफरेंस इन देयर हाइट्स, लीव्स, स्मेल एंड प्लेस ऑफ ग्रोइंग, तो ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। जब हम आसपास के पौधों का अवलोकन करने के लिए बच्चों से कहेंगे तो वो उन पेड़ों की ऊंचाइयां देखेंगे, आसपास के जो पेड़ होंगे उनकी ऊंचाइयां देखेंगे, उनकी पत्तियां देखेंगे, किसी की पत्ती चौड़ी होती है तो किसी की पत्ती लंबी होती है, ठीक है। किसी 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 का आप देखोगे गंध अलग होता है, जैसे अगर फूल का पौधा है तो उसमें महक रहेगी ज्यादा, और अगर कोई सिंपल पौधा है तो आप देखोगे उसमें थोड़ी कड़वाहट रहती है, तो उसका गंध पता नहीं चलता है। उगने का स्थान क्या है, नमी में उग रहा है कि उसको धूप चाहिए,
तो ये सब चीजें क्या है, ये सब नोट करना है बच्चों को और इसके बारे में बच्चों को अवलोकन करना है, ऑब्जर्व करना है। तो ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक उपयुक्त नहीं है। दोस्तों यहाँ पर नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एन अप्रोप्रिएट इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल के बच्चों का जब हम ईवीएस का असेसमेंट कर रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन का उनका आकलन कर रहे हैं, तो इसमें से कौन सा जो संकेतक है, इंडिकेटर है, वो सही नहीं है। प्रश्न पूछना तो क्लास अगर प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं तो प्रश्न तो हम पूछेंगे ही उनसे। फिर है न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग की भावना स्मरण रखना, यानी कि कोऑपरेशन, ये तो होना ही चाहिए बच्चों के अंदर सहयोग की भावना पर्यावरण विषय में, और रिमेम्बर यानी कि याद रखना, और क्वेश्चनिंग करना बच्चों से। तो ये तीनों ही क्या है, ये असेसमेंट में आएंगे, यानी कि पर्यावरण अध्ययन का जब हम आकलन करेंगे प्राथमिक के बच्चों का, तो ये तीनों आएंगे। लेकिन यहाँ पर न्याय और समानता के प्रति चिंता ये नहीं आएगा। तो ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। ये उपयुक्त संकेतक नहीं है पर्यावरण अध्ययन के आकलन में या ईवीएस के असेसमेंट में। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी। यहाँ पर देखिए जो आपके विद्यालय आपके स्कूल के प्रिंसिपल है, उन्होंने आपसे कहा कि कक्षा 5 के जो बच्चे हैं, क्लास 5 के जो स्टूडेंट हैं, उनको शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए आपको लेकर के जाना है। तो एजुकेशनल विजिट पे आप लेकर के जाएंगे बच्चों को, तो उस जगह का चुनाव किस तरीके से करेंगे, उस जगह के बारे में क्या करना पड़ेगा, आपको जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी ना। तो आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे, उस यात्रा पर बच्चों को ले जाने से पहले, बच्चों को विजिट पर ले जाने से पहले, एजुकेशनल टूर पर आप क्या क्या करेंगे। तो जहां जाना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो चूंकि आप लेकर के जा रहे हैं तो ये आपकी ही जिम्मेदारी है। फिर देखिए आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें तथा उन्हें और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें। फिर क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट तथा उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। तो preparing structured activity sheet about the place to visited and sharing the same with the students before the visit for an authentic and meaningful learning। यानी कि ऑथेंटिक और मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, बच्चों के सार्थक अधिगम के लिए हम क्या करेंगे, उस जगह की क्या करेंगे, एक सीट बनाएंगे, एक्टिविटी सीट बनाएंगे कि जब हम बच्चों को वहां ले जाएंगे तो हम उनसे क्या क्या कराएंगे, जो उस जगह पर एजुकेशनल टूर पर ले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद वहां पर जो भी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बच्चों को जानना है, उसका हम क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो टीचर हैं वो उस जगह के बारे में जानकारी इकट्ठा करती हैं, उसका सार्थक अध्ययन करने के लिए फिर विद्यार्थियों को वो कहती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इसके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। तो जो प्राइमरी लेवल पर जो ईवीएस की जो बुक होती है या ईवीएस के टीचिंग में हम क्या कर सकते हैं, कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। तो इसके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम पर्यावरण में कहानियों और कविताओं को लेकर के आ रहे हैं इस विषय में। तो सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना, अधिक भाषाई खेलों को, भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना या कक्षा की विविधता की पूर्ति। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। बच्चों को सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, बच्चे अच्छे से सीखें, इसके लिए हम कहानियों और कविताओं का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे अच्छे से उस विषय को सीख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय में अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेंगी। तो कक्षा 4 की अध्यापिका है, वो जलाभाव के विषय पर अपने बच्चों की राय किस तरीके से वो जानेंगी, किस तरीके से वो जज करेंगी। स्कैरसिटी ऑफ वाटर के बारे में देखिए। तो उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके जलाभाव मतलब क्या होता है, जल की कमी। अगर जल की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, बच्चों से इस पर हम विचार विमर्श करवा रहे हैं। देखिए, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है,
जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके, या बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बच्चे जब बच्चों की कोई भी चीज हम करवा रहे हैं बच्चों को, तो अगर उनको उनके दैनिक जीवन से जोड़ेंगे, बच्चे अपने दैनिक जीवन में रोज नहा रहे हैं, उनके घर में कपड़े साफ हो रहे हैं, बर्तन साफ हो रहे हैं, तो उन्हें ये पता है कि अगर पानी नहीं होगा तो ये सब चीजें कैसे हो पाएंगी, कैसे बर्तन साफ होंगे, कैसे हम पानी पिएंगे, कैसे हम नहाएंगे, कैसे हम बहुत सारी चीजें आ जाएंगी ना, बहुत सारे। तो बच्चे खुद अपने दैनिक जीवन में, यह बच्चों से कहना है कि यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है, ये हम बच्चों से ही पूछेंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका होगा कि जलाभाव को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं। इस टॉपिक पर बच्चे, सबसे अच्छा तरीका यही है कि बच्चे अपने दैनिक जीवन के अनुभव लेकर के विद्यालय में आए, और किस तरीके से उन्होंने जल की बचत शुरू की है ये हम बच्चों से ही पूछना शुरू करें कि घर में उन्होंने इसके लिए क्या इनिशिएटिव लिया है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? प्राइमरी लेवल पर मानचित्रांकन सिखाने से, यानी कि मैपिंग के बारे में अगर हम बच्चों को प्राइमरी लेवल पर बता रहे हैं तो ये किस चीज को प्रमोट करता है, कौन सी स्किल को प्रमोट करता है? बच्चों के गणना करने और अनुमान लगाने, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी, या साफ सुथरा रेखांकन। तो सापेक्ष स्थिति, आइडिया अबाउट रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशंस, तो सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी, ये सबसे अच्छा लाभ यही होता है जब बच्चों को हम मैपिंग सिखा देते हैं, तो किसी स्थान की सापेक्ष स्थिति और उसकी क्या दिशा है ये सब बच्चे आसानी से पता लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा कौन सा है? तो आपको पता है कि इस पौधे की जो पत्तियां हैं वो, उनसे सब्जी या साग बनाया जाता है। तो आप देखते हो जो सरसों का पौधा होता है, छोटा होता है, तो उससे उसका हम साग खाते हैं, और जब बड़ा हो जाता है वही पौधा तो उस सरसों के बीज से हम तेल निकाल के उसका तेल भी खाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है सरसों, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। यहाँ पर ऑप्शन 2 में ही आपको दिख रहा है, ये सही हो जाएगा, ये मच्छर से ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर के है। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है? तो 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 110 मीटर की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों शहरों के बीच की दूरी है 9.7 सेंटीमीटर, ठीक है, 9.7 सेंटीमीटर। अब इस 9.7 सेंटीमीटर को हमें पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 9.7 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 110 से गुणा कराएंगे। 110 से जब हम गुणा कराएंगे 9.7 में, तो ये हमारा मीटर में निकल जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 110 मीटर के बराबर है। गुणा करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 1067 मीटर, ठीक है। अब ये मीटर में नहीं, यहाँ पर देखिए आंसर किलोमीटर में दिया है, तो मीटर को हम जब किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे। जब 1000 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 3 अंक के बाद 1 2 3, 3 अंक के बाद यहाँ पर लग जाएगा दशमलव, तो 1.067 मीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। अब इस तरीके से यहाँ पर 1.067 ये क्या हो गया, किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। कांसा, ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से का अध्ययन करिए। ब्रॉन्ज यानी कि कांसा के बारे में यहाँ पर कौन सी जानकारी जो सही दी गई है चारों ऑप्शंस में? यह एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व होता है। इसे भट्ठी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्यूमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक टिकाऊ होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर बी और सी है। इसे भट्ठी में कॉपर और टिन को पिघला करके बनाते हैं। कॉपर और टिन का ये मिश्रण होता है और आदिवासी लोग इसको हजारों सालों से उपयोग कर रहे हैं। तो बी और सी यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट इन ईवीएस एट प्राइमरी लेवल? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन 1 में परियोजना कार्य दिया है, बच्चों से प्रोजेक्ट बनवाना। दूसरा दिया है भ्रमण, क्षेत्र भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप। फिर है जर्नल लिखना यानी कि जनरल राइटिंग करना, बच्चों के पर्यावरण अध्ययन में उन्होंने क्या सीखा है।
फिर है विचार मानचित्रण यानी कि कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए बी सी और डी है ये चारों के चारों सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 में देखिए दिया हुआ है ए बी सी और डी, ये सब सही हो जाएंगे। ये सब बच्चों के प्राइमरी लेवल पर ईवीएस के असेसमेंट में ये सारी चीजें काम आती हैं, ये सब तकनीकें हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन नंबर 3 है, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का प्रयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर भी विशेष ध्यान दें। जैसे कि अगर बच्चों से कह दिया अपने स्कूल का चित्र बनाओ, तो स्कूल का चित्र वो बनाएंगे, उसके आसपास कौन से पेड़ पौधे हैं, कौन से कल कारखाने हैं, क्या है, वो सब बच्चे बनाएंगे, कहाँ पर सड़क जा रही है, वो सब दिखाएंगे उसमें। तो इस तरीके से वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और उसकी दिशा पर भी वो ध्यान केंद्रित करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन जो 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे खुद से करेंगे तो वो सीखेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए, ईवीएस पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट है? कौन सा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है? आंकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं या अवधारणाओं को समझना, सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, या क्रियाकलाप संचालित करना और कौशलों का विकास करना। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो कनेक्टिंग लर्नर्स यानी कि जो बच्चे हैं उनको किसी से कनेक्ट करेंगे? टू द नेचुरल एंड सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। जब हम बच्चों को प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस पढ़ाते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके आसपास के उनके सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से हम पर्यावरण को, ईवीएस को जोड़ें, तभी बच्चे क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। जैसे हमारे फैमिली और फ्रेंड्स हुए, इस तरीके से आसपास की चीजें हुई, बच्चे धीरे धीरे इन सब के बारे में आपको खुद बताएंगे और बच्चे इससे सहमत भी होंगे क्योंकि वो अपनी फैमिली से ही जा रहे हैं स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? टीचिंग ऑफ ईवीएस शुड इनकरेज प्रोसेस skills which are the core of inquiry based hand on learning. Which one of the following is not such a skill? निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन, निष्कर्ष निकालना, इन्फरिंग, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, या पूर्वानुमान, प्रिडिक्टिंग। दोस्तों जब हम बच्चों का जो ईवीएस है यानी कि ईवीएस की टीचिंग में जो प्रमुख कौशल है, जब हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं या जो बच्चों के अनुभवों के केंद्र बिंदु होते हैं, प्रत्यक्ष जो बच्चे अनुभव करते हैं, तो उसमें निष्कर्ष निकालना, अवलोकन करना, पूर्वानुमान लगाना, ये सब चीजें आती हैं। लेकिन जो निर्धारण है ये कौशल नहीं होता, ये स्किल नहीं है। तो ये कौशल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो निर्धारण या डिटर्मिनेशन, ये कौशल नहीं है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों को स्पष्ट कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ समय के लिए खुला छोड़ देते हैं। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। एक ही खेत में 3-4 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। ठीक है, यानी कि एक फसल काटने के बाद भूमि को कुछ समय के लिए हम छोड़ देते हैं और फिर क्या करते हैं, इस भूमि पर उगने वाले जो बांस और खरपतवार है उनको काट करके जला दिया जाता है। फिर है एक ही खेत में 3-4 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, तो ये भी सही है, यानी कि ए, बी, डी जो है यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, बी, डी। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग कर रही है।
ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? अलग अलग स्थानों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर भी निर्भर करती है। सार्वजनिक परिवहन के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए या आरक्षण प्रक्रिया की समझ। जो राधा है वो विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग कर रही है। वो मान लीजिए मुंबई से दिल्ली जा रही है, दिल्ली से पटना जा रही है, पटना से चेन्नई जा रही है। तो इस तरीके से दूरी जितनी ही अधिक होगी यात्रा की टिकट क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। दूरी जितनी कम होगी यात्रा की टिकट भी उतनी ही कम पैसे की होगी, टिकट भी उतनी ही सस्ती होगी। तो इस तरीके से उसे क्या क्या जानकारी मिलेगी और इस पर वह किस प्रकार की चर्चा कर सकती है। तो अलग अलग स्थानों से यात्रा करने पर अलग अलग प्रकार का क्या लगता है, अलग अलग प्रकार की यात्रा की लागत भी होती है, अलग अलग प्रकार से हमें किराया खर्च करना पड़ता है। तो ये तो सही है। और सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट भी चाहिए होता है। तो यहाँ पर ए और सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ए और सी ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्या? आप देखोगे पक्षियों को उनका जो मुंह है वो एक जगह स्थिर नहीं रहता, कभी इधर कभी उधर हमेशा हिलाते रहते। किसी भी पक्षी को आप देखिए तो इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के दो नेत्र या आंख होते हैं। इनके नेत्र दो विभिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अधिकांश पक्षियों के जो नेत्र होते हैं वो स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। जो उनकी पुतलियां होती हैं नेत्रों की वो स्थिर होती हैं, इस वजह से उन्हें बार बार अपना जो सर है वो हिलाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। रीना आम पसंद करती है। रीना को आम बहुत अच्छे लगते हैं, आम बहुत सारे लोगों को अच्छे लगते हैं। वह इन्हें जाड़े के लिए, यानी कि आपको पता है कि गर्मी के मौसम में आम होते हैं, वो इसे ठंडक के लिए भी सुरक्षित रखना चाहती है, यानी कि विंटर सीजन तक वो चाहती है कि जो आम है ये सुरक्षित रहे। तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपना करके वो आम को संरक्षित कर सकती है, आम को प्रिजर्व करके रख सकती है? जूस तैयार करना और बारूदी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में संचित करना या अचार और आम पापड़ बनाना। सबसे तरीका क्या है? आम पापड़ और पिकल बनाना, यानी कि अचार बनाना। और ये काफी लंबे समय तक स्टोर रहेंगे, अगले 1 साल तक भी स्टोर रहेंगे, उससे ज्यादा भी रहेंगे। तो इस तरीके से आमों को अच्छे से वो स्टोर करके भी रख सकती है, आम का अचार भी कभी भी खा सकती है, आम के पापड़ भी खा सकती है। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। तो गिलहरी, छिपकली, चूहा या दीमक? राइट आंसर हो जाएगा गिलहरी। ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। जो स्क्वायरल होती है वो हमेशा अपने दांतों को क्या करती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ अपने दांतों से काटती रहती है वस्तुओं को, ताकि उसके दांत बहुत लंबे ना हो। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की जो मिट्टी है उसका क्या हाल होगा? क्योंकि वो बार बार क्या कर रहा है, बार बार कीटनाशक डाल रहा है, बार बार कीटनाशकों का उपयोग करके और उर्वरकों का उपयोग करके खेत में ढेर सारी फसल उगा रहा है। ठीक है, बार बार धान की फसल वो उगा रहा है। तो ऐसा करने से खेत की मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़, एक ही फसल वो बार बार उगा रहा है और ढेर सारे उर्वरकों का भी प्रयोग कर रहा है, कीटनाशकों का भी प्रयोग कर रहा है। तो जुताई के लिए इससे क्या होगा, मिट्टी उपयुक्त हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी, या केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो भूमि है वो बंजर हो जाएगी, बैरन हो जाएगी भूमि, क्योंकि बार बार हम उसमें कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं, उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और बार बार एक ही फसल को हम उगा रहे हैं। तो इससे फसल जो भूमि है वो बंजर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों जो केरल के निकटवर्ती राज्य है वो कर्नाटका और तमिलनाडु है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है कर्नाटक और तमिलनाडु ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? गोवा, जम्मू कश्मीर, बिहार या मिजोरम? तो राइट आंसर है गोवा। गोवा में लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होता है।
इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर होती हैं, जब तक पानी तक न पहुंच जाए। फिर है इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। फिर है यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। दोस्तों, जो रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसकी जो ऊंचाई होती है वो लगभग 4 मीटर होती है। और ये जो वृक्ष है इसकी जड़ें जो होती है नीचे 30 गुनी गहराई तक, इसकी ऊंचाई के 30 गुनी गहराई तक नीचे धंसी हुई होती है, जहां तक जब तक इनको पानी न मिल जाए तब तक ये धंसती जाती हैं जमीन के नीचे और इनके तने में पानी एकत्रित होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए बी सी है ये तीनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी ऑप्शन 3 जो है सही हो जाएगा। ये मैंने बता दिया, ये अबू धाबी नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मड़गांव से यानी कि 2 जनवरी 2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी पर बैठता है और रेलगाड़ी 7:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को यानी कि 3 जनवरी 2015 को 4:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले टाइम निकालेंगे तो 2 तारीख 2 से लेकर के 3 तारीख तक, तो 2 तारीख के 12 बजे से लेकर के 3 तारीख के 12 बजे तक यहाँ पर आपका टोटल हो जाता है। 2 तारीख की रात को 12 बजे से लेकर के 3 तारीख की दिन के 12 बजे तक ये 12 घंटे हो गए। और फिर यहाँ पर देखिए, अब 3 तारीख को 12 बजे तक का टाइम हमने ले लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर 4:30 बजे ये नागरकोइल पहुंच गई है। तो यहाँ पर 4 घंटा 45 मिनट हम इस 12 बजे के बाद का समय ले लेंगे, 4 घंटा 45 मिनट। और यहाँ पर आप देखिए, अब जब हम यहाँ से निकले थे, कहाँ से, मड़गांव से, तो कितने बजे निकले थे, 7:45 पर निकले थे, यानी कि 12 बजने में यहाँ पर कितने घंटे बचे हुए थे, 7:45 हो गया था। तो यहाँ पर देखिए 4 घंटे 15 मिनट यहाँ पर एक्स्ट्रा बच रहे हैं 12 बजने में, तो इनको हम नोट कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जब इन दोनों को जोड़ेंगे 4 घंटा 15 मिनट 4 घंटा 45 मिनट, तो ये हो जाएंगे टोटल 9 घंटे। इस तरीके से 4 घंटा 15 मिनट और 4 घंटा 45 मिनट, तो आप देखोगे ये पूरा 60 मिनट हो गया। ये 4 8 घंटा 60 मिनट, यानी कि ये पूरा 9 घंटा हो गया। तो 9 घंटा ये हो गया और 12 से 12 के बीच का 2 से 3 तारीख के बीच ये 12 घंटे जो है इनको भी जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 12 और 9 21 घंटे। तो टोटल 21 घंटे की यहाँ पर ये जर्नी है। अब 21 घंटे की जर्नी हमको मिल गया। हमको अब देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय जो है फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय से हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए दूरी कितनी है, 1140 किलोमीटर है और जो समय है वो कितना लगा, 21 घंटे का लगा। ठीक है, तो हम भाग देंगे तो ये आएगा 54.285। तो इसको हम लिख सकते हैं 54। तो ये आ गया आपका किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए चाल कितनी हो गई, 54 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है तो उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति है, वो पहले भोपाल, अब नई दिल्ली से वो भोपाल आएगा तो वो देखिए इस तरीके से, अगर हम ये पूरा अपने देश का मानचित्र देखेंगे हम, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमको दिखेगा। तो यहाँ पर जब वो नई दिल्ली से आएगा, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो जैसे ही वो जब यहाँ से दिल्ली से आएगा वो मध्य प्रदेश, तो वो किधर आएगा, साउथ की तरफ आएगा ना। अगर वो मध्य प्रदेश आ रहा है तो साउथ की तरफ यानी कि दक्षिण की तरफ आएगा। तो दक्षिण की तरफ आएगा तो पहले वो दक्षिण दिशा में चलेगा और फिर जब वो मध्य प्रदेश आ गया, फिर मध्य प्रदेश के बाद फिर उसे जाना है झारखंड। और जब मध्य प्रदेश से जब वो झारखंड जाएगा तो यहाँ से दिल्ली से वो मध्य प्रदेश बिल्कुल बीचों बीच आया तो साउथ आया। अब मध्य प्रदेश से झारखंड जाएगा तो इधर आएगा, यानी कि वो ईस्ट की तरफ आएगा, यानी कि पूर्व की दिशा में। तो दक्षिण दिशा में पहले जाएगा फिर पूर्व की दिशा में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। ये जहरीले होते हैं, वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं, ये या फिर ये अंडे देते हैं। दोस्तों ये सभी अंडे देते हैं, चाहे छिपकली हो, गौरैया हो, कछुआ हो या फिर सांप हो।
तो ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। ये सब अंडे देते हैं, ठीक है। तो अतः ये अंडायुज कहलाते हैं और जो जंतु बच्चे देते हैं वे क्या कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस हम लेकर के आते रहें और आपकी तैयारी को ऐसे ही बेहतर बनाते रहें। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर के वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए और जहाँ कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। जय हिंद दोस्तों।